हेलो बच्चों। सो हम लोग ये रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, तो एक छोटा सा पार्ट था जो रे ऑप्टिक्स का आखिर में रह गया था। ठीक है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। आई होप हम लोग फटाफट से इसको कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है तो अच्छे से करते हैं, और फिर आई होप उसके बेसिस पे हम अच्छे से बोर्ड के पेपर में स्कोर भी कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। ऑल्सो लीव अ कमेंट टू शो अस, टेल अस हाउ डू यू फील अबाउट द वीडियो, हाउ डू यू फील अबाउट द चैनल। थैंक यू सो मच बच्चों। चलो, तो अगर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो देखो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है लार्जली हम खुद चश्मा पहनते हैं, एक वो इंस्ट्रूमेंट है, या फिर इन जनरल बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेंसेज वगैरह यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप यूज़ करते हैं, तो ये सब हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। ठीक है, तो अब इनमें अगर इनकी बात करें हम लोग सबसे पहले, तो सबसे पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो हमारा आई है। ठीक है, तो आई के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। ठीक है, दैट इज़ समथिंग वो हम 10th क्लास में ज़्यादा इसके बारे में बात करते थे, अभी बहुत ज़्यादा हमारे लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। बट हाँ, कुछ बेसिक बात है जो आई के बारे में हमें जानने की ज़रूरत है। वो एक लार्जली ये कहानी है कि आई का जो लेंस है उसमें क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे आगे लेंस है, यहाँ से कुछ रेज सपोजली हमारी आंखों में एंटर करती हैं और वो हमारे रेटिना पे कहीं जाके फोकस होती हैं। आई होप वी अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। जब ये रेज हमारे रेटिना में जाके फोकस होती हैं तो वहाँ पे हम लोगों को ये सोचना होता है कि डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस अपना फोकल लेंथ डिसाइड करता है। नॉर्मली सिचुएशन ऐसी होती है कि जो आई के जितने लेंसेज होते हैं वो सब के सब इस तरीके से होते हैं कि अगर आई का लेंस बिल्कुल रिलैक्स्ड है तो एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट को वो रेटिना के एंड पे फोकस करेगा। जैसे जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को पास लेके आते रहते हैं, ये जो आई का लेंस है अपने आप को बल्ज करता रहता है टू फोकस इट ऑन दी रेटिना, उसकी फोकल लेंथ कम करने के लिए कि पास आगे ऑब्जेक्ट तो ज़्यादा कन्वर्ज करना पड़ेगा रेस को, क्योंकि अब रेस थोड़ी डाइवर्जिंग हो जाएंगी। ठीक है, इनफैक्ट इसी के बेसिस पे एक पॉइंट डिफाइंड होता है, नियर पॉइंट। तो अगर आप ऐसे कभी कभी भी अपने पेन को या कुछ भी शार्प ऑब्जेक्ट को पास लेके आ रहे हो अपनी आंखों के, तो आपको रियलाइज होगा कि एक पॉइंट के बाद आप उसे नहीं देख सकते डिस्टिंक्टली। यहाँ तक मुझे दिख रहा है डिस्टिंक्टली, इसके बाद मुझे वो डिस्टिंक्टली नहीं दिख रहा, वो कुछ ब्लर हो गई है उसकी वजह पक्का से। ठीक है, यहाँ पे कहीं वो पॉइंट है, तो ये जो डिस्टेंस है जनरली हम इसे बोलते हैं नियर पॉइंट। नियर पॉइंट बेसिकली होता है द मिनिमम डिस्टेंस। नियर पॉइंट जनरली होता है द मिनिमम डिस्टेंस of the object, minimum distance of the object from the eye which can be seen distinctly, or maybe if I tell you sharply, अगर हम इसे देख सकते हो तो एक ऐसा पॉइंट जहां से दिख सके हम लोगों को ऑब्जेक्ट शार्पली। नॉर्मली बाई डिफॉल्ट हम इस नियर पॉइंट को कैपिटल डी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर पे रखते हैं, 25 सेंटीमीटर पे रखते हैं। हाउएवर एज यू ग्रो ओल्ड, ये जो नियर पॉइंट है ये दूर होता चला जाता है। आप बहुत ज्यादा पास के ऑब्जेक्ट को अपने रेटिना पे फोकस नहीं कराते हैं। तभी आपने देखा होगा जो एजेड लोग होते हैं वो न्यूज़पेपर को पास रखने की जगह दूर रखने की कोशिश करते हैं टू रीड दैट न्यूज़पेपर, क्योंकि उनका नियर पॉइंट दूर चला गया होता है। समझ आ रही है हमें ये बात? आई होप इट इज क्लियर। सिमिलरली हमारे पास एक और चीज होती है विच इज द फार पॉइंट। अब नॉर्मली कोई चीज बहुत दूर भी है तो हम उसे अपने रेटिना पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट को फोकस कर लेते हैं। ना बच्चे क्या करते हैं बचपन में, या फिर हम सब लोग, मतलब हम क्लास टीवी के बहुत पास जाके, इस फोन की स्क्रीन के बहुत पास जाके चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा रेटिना है, ये जो आई है, बल्ज होती रहती है, और आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर बार बार उसकी शेप चेंज करोगे तो कुछ उसमें डिफॉर्मेशन आ जाता है। तो परमानेंट कुछ डिफॉर्मेशन आ जाता है आई की शेप में, जिसकी वजह से वो एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट को पहले फोकस कर लेता है कहीं, विच मीन्स कि एक्चुअली में जो फारदेस्ट पॉइंट है आप उसे इंफिनिटी पे जो पॉइंट है या बहुत दूर जो पॉइंट है उसे नहीं देख सकते। देयर इज अ नियर पॉइंट, देयर इज अ पॉइंट, एक फारदेस्ट पॉइंट जिसको आप देख सकते हो। ठीक है, द मैक्सिमम डिस्टेंस। तो हम फार पॉइंट के बारे में बात करते हैं। It is the maximum distance of the object from the eye which can be seen distinctly. ठीक है,
नॉर्मली ये जो डिस्टेंस है ये इनफाइनाइट होता है, ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट, बट जैसे जैसे हम लोग, जब हमारी आई में वो डिफॉर्मेशन आ जाता है तो हम इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं, एंड वी यूज लेंस, नेगेटिव फोकल लेंथ का, वो सब बातें अभी हम डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर बोर्ड सिलेबस, तो आई डोंट थिंक दैट इज नेसेसरी एट दिस पॉइंट। बट ये बात नियर पॉइंट और ये समझ आना चाहिए। अगेन आपको ये समझ आना चाहिए, जब इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट होता है, जब उसको देखते हैं तो हमारी आईज बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड होती हैं, उसमें कोई भी स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेन नहीं होता है, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता चला जाता है हमारी आईज पे कुछ स्ट्रेन होता है। दैट इज, आई होप वी कैन अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या बना है, ठीक है, सॉरी, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें तो माइक्रोस्कोप जो हमारा पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है माइक्रोस्कोप। सबको समझ आ रहा है ना, ठीक है? अगर समझ आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, जिसको भी आपने देखा है आज तक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको भी पढ़ने की जरूरत है, अगर आप उसके साथ ही शेयर करेंगे, you will see that their understanding is becoming better, your understanding is becoming better, and maybe they will thank you, or maybe they'll scold you कि भाई साहब ये हमें क्या बकरा दिया तुम लोगों ने, इससे तो एक्चुअली में पढ़ना पड़ जाएगा, यहाँ तो कुछ फन भी नहीं हो रहा है, ठीक है? बट प्लीज मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ठीक है? माइक्रोस्कोप की बात करते हैं भाई, सिंपल माइक्रोस्कोप का एम क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को एनलार्ज कर देना, ठीक है? एक सिंपल माइक्रोस्कोप हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, जब सिंगल लेंस, जो बेसिकली वो लेंस आई वैसे करके आपने कभी देखा होगा जौहरी या वट एवर, आई डोंट नो, पता नहीं कहाँ पे भी क्या कहते हैं, आपने कभी देखा हो कि वो एक बड़ा सा लेंस यूज कर रहे होते हैं, दैट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप लेंस, ठीक है? दैट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है? अब इसमें हमारे पास इस लेंस से जब किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को हम लोग देखते हैं, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज जो हम इमेज को देख सकते हैं। वन पॉसिबिलिटी इज हम इमेज को नियर पॉइंट पे देखते हैं, हम इमेज को नियर पॉइंट पे देखते हैं। तो इमेज को नियर पॉइंट पे देखने का मतलब क्या है कि भाई देखो ऑब्जेक्ट ही है, तो आप इधर से देख रहे हो, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अब आप चाहते हो जो भी उस मिरर का फोकल लेंथ है, ठीक है, अब आप चाहते हो कि भाई उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन मैग्नीफाई हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप फोकस से पोल के बीच में उस ऑब्जेक्ट को रखना चाहोगे। बहुत ही सिंपल सी बात है, आप फोकस से पोल के बीच में उस ऑब्जेक्ट को रखना चाहोगे। क्यों? क्योंकि तभी हमें पता है कि एक इरेक्ट एनलार्ज्ड इमेज, वर्चुअल एनलार्ज्ड इमेज प्रोड्यूस होती है ऑब्जेक्ट की। मतलब आपको पता है कि भाई हमारे पास जब भी कभी लेंस होता है, तो जब ऑब्जेक्ट पोल से फोकस के बीच में होता है तो इमेज कहीं यहाँ पे बनती है, एनलार्ज्ड इमेज होती है, तो वो बेसिकली हम लोग एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं इस फैक्ट को। सॉरी, अगेन वी हैव अ द सिचुएशन व्हिच इज, just a second guys, the object is here। हाँ, मतलब फोकस के अराउंड ही रखूंगा मैं। जब फोकस के अराउंड होगा तो जो रेज हैं वो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पे जाएंगी। अगर फोकस से कुछ रेज आ रही हैं तो दे विल डाइवर्ज, दे विल बिकम पैरेलल। अगर मैं फोकस के आगे जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली दे विल बिकम स्टिल डाइवर्जिंग, तो वो वर्चुअल इमेज ही तो बनेगी। हाँ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात हो रही थी, बस वो इधर बनता है, वो उधर की साइड, वो मिरर में उधर की साइड बनता था। सॉरी, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है? एक ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, अगर आपका यू ओ से एफ के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे आपको पता है एफ से 2f के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज यहाँ पे कहीं 2f के बियॉन्ड बनती थी, वैसा कुछ कहानी है। सो दैट इज लार्जली द सिचुएशन, सो होपफुली इट इज ओके। तो अब हमें ये समझ आ रही है कहानी। तो अब ऑब्जेक्ट को ऑलमोस्ट फोकस के आसपास कहीं रखते हैं, फोकस के आसपास कहीं हम रखते हैं। तो फिर अगर हमसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप, तो फिर हम किस तरीके से निकालते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन? हम उस सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन बड़ी सिंपली निकाल लेते हैं। क्या फंडा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि भाई हम लोग कहते हैं कि भाई मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, V/U लेंस के लिए। और अगर फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे है तो ये डिस्टेंस d है, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो, ठीक है? तो अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर V/U है तो हम ये बात बोल सकते हैं कि इसको ये भी बोला जा सकता है V की वैल्यू UF/U+F है। तो अगर, और या फिर क्योंकि हमें V पता है तो एक बार U की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1/V - 1/U = 1/F होता है। तो यहां से U हमें पता चल जाएगा, वो हो जाएगा VF अपॉन में F - V, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे VF V अपॉन
वी एफ अपॉन एफ माइनस वी, ऐसा कुछ हम लोग लिख लेते हैं, वी वी कैंसिल हो जाता है, दिस इज एफ माइनस वी अपॉन एफ। ये आपका मैग्निफिकेशन है। अगर आपको v पता हो तो u पता होता तो मैं v की वैल्यू u के रूप में लिख लेता, मुझे v पता है ना कि फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बनानी है मुझे, ठीक है। तो अब जो मेरा इमेज डिस्टेंस है भाई, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो जो मेरा इमेज डिस्टेंस है वो माइनस डी है, तो f माइनस माइनस डी अपॉन एफ विच इज 1 प्लस डी बाई एफ, दैट इज द मैग्निफिकेशन दैट वी ऑब्टेन when the image is formed at the near point। तो भाई आप जो आगे पीछे करने की कोशिश करता है हो एक ऑब्जेक्ट को उस लेंस के थ्रू देखने के लिए, वो कुछ ऐसे ही करने की कोशिश कर रहे होते हो कि भाई आपको ब्लर दिखाई दे रही होगी, इमेज नियर पॉइंट से पास बन रही है, तो आप उसे थोड़ा सा क्या कहते हैं लेंस को मूव करोगे ताकि इमेज नियर पॉइंट तक चले जाए, क्योंकि नियर पॉइंट से पास की इमेज को तो आप देख ही नहीं सकते। तो नियर पॉइंट पे एक्चुअली में मैग्निफिकेशन सबसे ज्यादा होता है, बट आपकी आई पे स्ट्रेन भी सबसे ज्यादा होता है। सो दैट इज द सिचुएशन। इसके अलावा जरूरी नहीं है सिंपल माइक्रोस्कोप में इमेज हमेशा नियर पॉइंट पे ली जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि जो इमेज है वो हम लोग फार पॉइंट पे या इंफिनिटी पे ले जाए, ठीक है। तो अगर इंफिनिटी पे इमेज है तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्निफिकेशन क्या होगा, ठीक है, इस केस में जो विजन होता है उसे हम लोग रिलैक्स विजन भी बोल देते हैं, एज आई टोल्ड यू, क्योंकि हमारी आई पे सबसे कम स्ट्रेन होता है, क्योंकि लेंस को अपनी शेप को बदलना नहीं पड़ता है। तो अब इन दिस सिनेरियो जब हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो v बाई यू से मैग्निफिकेशन हम नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं v बाई यू से मैग्निफिकेशन? क्योंकि अगर हम लोग v बाई यू से मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो फिर तो इन्फिनिटी आने वाला है, क्योंकि इमेज तो इन्फिनिटी पे है। बट एक्चुअली में अगर आप नोटिस करते हो तो हम दुनिया में जो चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, हम एक्चुअली उनका लीनियर मैग्निफिकेशन ऑब्जर्व नहीं करते, हम उनका एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर हम एंगुलर मैग्निफिकेशन के हिसाब से देखते हैं, तो हमें ये रियलाइज होगा कि एंगुलर मैग्निफिकेशन विल बी थीटा इमेज अपॉन थीटा ऑब्जेक्ट। जैसे नॉर्मल मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, इस केस में थीटा इमेज अपॉन थीटा ऑब्जेक्ट हो जाएगा लार्जली, ठीक है। अब जब अगर हम लोग इमेज को इन्फिनिटी पे चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे? फोकस पे रखेंगे। देखो ये दिखा हुआ है हम लोगों को, कोई भाई इमेज इन्फिनिटी पे चाहिए तो हम ऑब्जेक्ट को फोकल डिस्टेंस पे रख रहे हैं, ठीक है। तो अगर थीटा इमेज की यहाँ पे बात करेंगे, जो ये आई पे हमारे सबटेंड करेगा, जो थीटा इमेज जो होगा वो हो जाएगा h, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट है, अपॉन f हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी आता है थीटा ऑब्जेक्ट क्या होगा? थीटा ऑब्जेक्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो देखो ऑब्जेक्ट का व्हाट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस दैट द ऑब्जेक्ट कैन हैव, जब उसे देख सकते हैं वो है कैपिटल D, अगर हम सीधे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो, ठीक है। और अगर कैपिटल D इज द मैक्सिमम डिस्टेंस दैट द ऑब्जेक्ट कैन हैव, जब उसे हम देख रहे हैं तो फिर आपको ये समझ आएगा उस केस में जो आपकी आई पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है, दैट इज द मैक्सिमम एंगल दैट ऑब्जेक्ट कैन हैव ऑन योर आई। मोस्टली इससे कम ही होगा, ऑब्जेक्ट डी से ज्यादा दूरी पे होगा, ठीक है। तो इस केस में आपका जो थीटा ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो h अपॉन कैपिटल D हो जाएगा। लार्जली मैं tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, उसे अप्रोक्सीमेट कर दे रहा हूं थीटा पे, क्योंकि थीटा स्मॉल है, ठीक है। एंड देन जैसे हमने बोला था कि थीटा इमेज अपॉन थीटा ऑब्जेक्ट करना है, तो h अपॉन f अपॉन h अपॉन कैपिटल D हम लोग करेंगे, h कैंसिल हो जाएगा, d अपॉन f इसकी वैल्यू आ जाएगी। जो अभी भी जो आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन है, जो आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन है, आई एम सॉरी इफ आई, मतलब मैंने थोड़ा वीडियोस के बीच में आ गया, ठीक है। तो अब अगर हम अपने एंगुलर मैग्निफिकेशन को आप देख सकते हो, तो जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है वो कैपिटल D अपॉन f आ गया है। अभी पहले जब हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, ये 1 प्लस कैपिटल D बाई f इसकी वैल्यू आई थी। एंड यू कैन सी कि एक्चुअली में मैग्निफिकेशन 1 टाइम से कम हो गया है इन केस ऑफ रिलैक्स विजन, बट यस आपकी आई पे स्ट्रेन भी इससे कम हो गया है। सो यस, तो अगर आप मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो अगर इन्फिनिटी पे इमेज है तो कैपिटल D मैग्निफिकेशन है, आप बिल्कुल फोकल लेंथ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। बट अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अगर ऑब्जेक्ट ये है और लेंस मेरा ये है, मैं डिस्टेंस थोड़ा कम करूंगा ताकि इमेज थोड़ी पास आए, तो इमेज को बुला के मैं अगर नियर पॉइंट तक ला सकता हूं, तो नियर पॉइंट पे मैग्निफिकेशन ज्यादा है, बट आई पे स्ट्रेन भी सबसे ज्यादा है। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। सबको समझ आ रहा है ना बच्चों? फिक्का से अगर समझ आ रहा है तो मेक श्योर यू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब ऑन दिस चैनल, ठीक है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्लीज मेंशन कीजिएगा क्या चीज आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और वीडियो अच्छी लग रही है तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, राइट। थैंक यू सो मच बच्चों, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नाउ नॉर्मली इस माइक्रोस्कोप से हम लोग D बाई f की वैल्यू
अगर देख रहे हो आप तो एफ अगर आपको 2-3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है और डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है तो करीब करीब 5-6 गुने का मैग्निफिकेशन आप लेके आ पा रहे हो। तो नॉर्मल अगर आप अपनी घड़ी रिपेयर कर रहे हो या कोई नॉर्मल काम कर रहे हो तो उसके लिए दिस इज ओके। बट अगर आपसे कोई बोल दे कि आपके ब्लड सेल्स ऑब्जर्व करने हैं या कुछ ऐसा चीज ऑब्जर्व करनी है तो दिस इज नॉट ओके। फॉर दैट वी यूज अ थोड़ा एडवांस वर्जन ऑफ माइक्रोस्कोप दैट इज नोन एज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 2 लेंसेज होते हैं। एक लेंस का नाम हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्ट के पास रखा होता है इसलिए इसे ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। दूसरे लेंस का नाम होता है आई पीस बिकॉज उसके पास हमारी आई होती है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। अब हमारे को यह चीज सोचनी होती है कि यहां पे मैग्निफिकेशन कितना हो रहा है। अगर यहां पे हम मैग्निफिकेशन की बात सोचेंगे तो यहां पे 2 मैग्निफिकेशन हो रहे हैं और ओवरऑल मैग्निफिकेशन निकालना चाहते हैं, बट पहले हम उन मैग्निफिकेशंस को इंडिविजुअली देख लेते हैं। तो हमारे 2 मैग्निफिकेशन है। एक मैग्निफिकेशन है ऑब्जेक्टिव लेंस पे तो ऑब्जेक्टिव लेंस को जनरली एक फिक्स पोजीशन पे रखा जाता है। तो वो जो ऑब्जेक्टिव लेंस की जो पोजीशन है वो इस तरीके से रखी जाती है कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहीं यहां बन रही है सपोजिटली, है ना, ठीक है। अब हमारे पास ये सीन होता है कि अगर हमें देखना है मैग्निफिकेशन की बात करनी है यहां पे तो मैग्निफिकेशन जनरली बोलते हैं h डैश अपॉन में h, ठीक है। और h डैश अपॉन में h की जब हम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ पे तो h डैश अपॉन h में अगर आप देखोगे तो ये वाली लेंथ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव है। अगर जो आपको मैंने मार्क करी लेंथ ये फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस है। इस लेंथ को जनरली ट्यूब लेंथ बोला जाता है कि ये ट्यूब लेंथ है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो इन दीज ट्राइंगल्स अगर आप सिमिलैरिटी ऑब्जर्व करेंगे और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सेम है और 90 डिग्री एंगल भी है तो आपको सिमिलैरिटी से पता चल जाएगा कि ये हाइट ये क्या कहते हैं h डैश अपॉन h इज नथिंग बट l अपॉन fo। तो जो आपका मैग्निफिकेशन एट द ऑब्जेक्टिव लेंस है वो h डैश अपॉन h दैट इज l अपॉन fo बोला जाता है। इस l को बहुत बार ट्यूब लेंथ या माइक्रोस्कोप लेंथ भी बोल देते हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों इस बात में। अब हम लोग क्या करते हैं, हम इस आई पीस को एडजस्ट करते हैं, आगे पीछे करते हैं ताकि हम अपनी फाइनल इमेज कहां चाहते हैं वो देख सके। तो ये ऑलरेडी एक बार मैग्नीफाई हो चुका होता है ये वाला पार्ट। अब इस मैग्निफिकेशन को हम और फर्दर एम्पलीफाई करना चाहते हैं। अब मैग्निफिकेशन एट द आई पीस देखेंगे तो वो बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह आप इमेजिन करेंगे कि अगर इमेज नियर पॉइंट पे बन रही है तो मैग्निफिकेशन एट द आई पीस विल बी 1 + d/f और अगर मैग्निफिकेशन इमेज इंफिनिटी पे बन रही है तो मैग्निफिकेशन ड्यू टू आई पीस विल बी कैपिटल d/f। एग्जैक्टली जो पार्ट मैंने अभी पिछले पार्ट में कराया है। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में इसके जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डिटेल निकालनी होगी तो जो पहले पिछले पार्ट में कराया उसको बस रेप्लिकेट कर देना होगा आपको। बहुत ही सिंपल सी बात है। आई होप इट इज मेकिंग सेंस, ठीक है। एंड देन वंस वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो जो टोटल मैग्निफिकेशन होगा वो MO इंटू ME हो जाएगा। जो टोटल मैग्निफिकेशन है वो MO इंटू ME हो जाएगा। और अगर MO इंटू ME मैग्निफिकेशन हो गया तो हम ये बात देख सकते हैं कि फाइनल इमेज अगर नियर पॉइंट पे है, अगर फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे है तो जो टोटल मैग्निफिकेशन है उसको बोला जा सकता है MO इंटू ME विच इज L/FO इंटू 1 + d/FE, ऐसे कुछ बोला जा सकता है। अगेन आई होप इट इज क्लियर कि यहां पे मैंने मेंशन नहीं किया बट आई थिंक इट वाज क्लियर कि यहां वाला जो फोकल लेंथ है ये आई पीस वाला फोकल लेंथ हमें डालना होगा क्योंकि ऑब्वियसली दिस मैग्निफिकेशन इज टेकिंग प्लेस एट द आई पीस। एंड देन वंस इट इज क्लियर तो आई होप वी कैन अंडरस्टैंड दिस। एंड देन वंस इट इज क्लियर तो आप देख सकते हैं तो ये हमारे पास मैग्निफिकेशन हो गया अगर नियर पॉइंट पे इमेज बना रहे हैं हम लोग। और ये वाला मैग्निफिकेशन हमारे पास हो जाएगा MOME विच इज L/FO इंटू d/FE। ये मैग्निफिकेशन हमारा हो जाएगा इन केस हम फाइनल इमेज को इंफिनिटी पे बनाना चाहते हैं। तो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबॉडी। सबको ये बात समझ आ रही होगी, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बस इतनी कहानी है, आपको ये समझ आ जाना चाहिए। बहुत बार ट्यूब लेंथ इन दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस भी बोल देते हैं बट दैट मेक्स इट अ लिटिल कंफ्यूजिंग फॉर अस
वाई? बिकॉज यहाँ पे FO और यहाँ पे भी FE वाले डिस्टेंस को कंसिडर नहीं किया, बट जनरली FO FE काफी छोटे हैं, तो अगर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर FO FE है और 20 सेंटीमीटर ट्यूब लेंथ है, तो उसमें वो ऑलमोस्ट उस ट्यूब लेंथ में उसको FO FE को थोड़ा इग्नोर करके वो जो बीच का डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं। बट डोंट वरी अबाउट इट, ट्यूब लेंथ दे रखा है तो आपको इस फॉर्मूले में इस तरीके से उसे पुट करना होगा। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू एवरीबॉडी एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, आपको ये प्रूव करने की बात आई, वो प्रूव भी कर दोगे और एज वेल एज अगर प्रॉब्लम में वैल्यूज गिवन है तो वो भी आप निकाल लेंगे। सो दैट इज नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। अगर हम आगे चलते हैं तो बच्चों देखो एक और कहानी अब हमारे सामने आती है, टेलीस्कोप की कहानी। अब टेलीस्कोप थोड़ी यूनिक सी सिचुएशन होती है, क्योंकि टेलीस्कोप से हम लोग जनरली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। टेलीस्कोप से हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। एंड जो हम माइक्रोस्कोप में करते थे कि भाई ऑब्जेक्ट को पास लिया है, इतने डिस्टेंस फोकस के पास लिया है, अब ये पॉसिबिलिटीज हमारे सामने से बिल्कुल खत्म हो जाती है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट कि हम ऑब्जेक्ट को अपने आसपास लेके आ सके। समझ आ रही है ना बात? सॉरी थोड़ा मोनोटोनस हो रहा है, बट आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, you can put your comments in the comment sections. I will reply, I will read them and I will reply to your questions, जो भी आपके questions होंगे, and we will make sure that you get the answer to your problems. अगर आपको किसी भी चीज में किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम लग रही है, so don't worry about it, just make sure that you put it in the comments. Thank you so much. And then moving on, तो अब इस केस में जब हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, तो अब अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो हमें बात पक्का से पता है उससे एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही होगी। एंड अगर ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट कुछ अल्फा एंगल प्रिंसिपल एक्सिस पे सबटेंड कर रही है, ठीक है, तो इसको हम लोग जनरली हमारा थीटा ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, और सिमिलरली हमारी आई पे कितना फाइनल इमेज सबटेंड कर रही होगी उसको हम लोग बीटा बोल रहे हैं। यहाँ पे बीटा से दिखाया गया है, ये थीटा इमेज भी बोला जा सकता है। तो फिर से अगर मैग्निफिकेशन की कहानी है तो वो थीटा इमेज अपॉन थीटा ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो आप लीनियर मैग्निफिकेशन की बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। एंड देन एंगुलर मैग्निफिकेशन पे आपको ये समझ आएगा कि थीटा इमेज अपॉन थीटा ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली इन दिस केस बीटा अपॉन अल्फा। तो अभी बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू किस तरीके से निकाली जा सकती है, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। अगेन देयर आर टू लेंसेज, वन ऑफ देम इज द ऑब्जेक्ट व्हिच इज क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट, देयर इज अनदर लेंस व्हिच इज आईपीस व्हिच इज क्लोजर टू योर आई। ठीक है, तो अब यहाँ पे जनरली क्या होता है कि इन्फिनिटी से इमेज बन रही है तो एग्जैक्टली FO डिस्टेंस पे इमेज बनती है। आपको पता है कि कोई भी कन्वर्जिंग बीम है तो वो कहां पे कन्वर्ज होगी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट फोकल लेंथ पे कन्वर्ज होगी, तो FO लेंथ पे इमेज बनती है। और अगेन उसके बाद अगर आप फाइनल इमेज भी इंफिनिटी पे ही चाहोगे, क्योंकि यू वुड वांट टू व्यू इट लाइक दैट ओनली, तो आप यहां पे फिर से इन दिस केस आप क्या करते हो कि फाइनल इमेज के लिए इसको फिर से आईपीस की फोकल लेंथ पे रखते हो, ताकि फिर से जो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे होता है तो इमेज फिर से इंफिनिटी पे बने, तो ताकि रेस कुछ ऐसे पैरेलल आपकी आईज में एंटर करे। यहाँ पे ये जो एंगल है ये जनरली बीटा बोला जाता है। अगर आप देखेंगे तो बहुत बार इस एंगल को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर लिया जाता है। तो अब अगर हम लोग इस बीटा एंगल के बारे में बात करेंगे तो ये बीटा एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो tan अल्फा की बात की जाएगी, तो क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस FO है तो H अपॉन FO हो जाएगा। अगर आप कौन से ट्राइंगल में देखोगे, आप OB डैश A डैश ट्राइंगल में देखोगे तो आपको दिख जाएगा tan अल्फा H बाई FO है। सिमिलरली A डैश B डैश वाले ट्राइंगल में देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि tan बीटा जो tan बीटा है उसकी वैल्यू है H अपॉन FE। And then again obviously you will approximate this to alpha and you will approximate this to beta, and then what will happen is you will be able to write, अगर आप में मैग्निफिकेशन लिखना है बीटा बाई अल्फा तो हमें H बाई FE अपॉन H बाई FO करना है। H कैंसिल हो जाता है तो FO अपॉन FE is the value of the magnification that we get in case of a telescope। तो टेलीस्कोप के केस में हमारा जो मैग्निफिकेशन हमें मिल जाता है वो उसकी वैल्यू होती है FO अपॉन FE। आई होप यू ऑल आर एबल टू ऑब्जर्व दिस। दोबारा से रिपीट कर सकता हूं मैं कुछ बातें यहाँ पे कि भाई इमेज इंफिनिटी से आपके पहले वाले लेंस पे रेज इंफिनिटी से आई, ऑब्जेक्ट की इमेज कहीं यहाँ पे बनी, इसका डिस्टेंस एग्जैक्टली यहाँ से फोकल लेंथ के बराबर था। फिर यहां से आपने क्या करा कि दूसरे लेंस की फोकल लेंथ पे इसे रखा,
तो इसको h हाइट मान के आपने ये एंगल और ये एंगल निकाले, और इन एंगल्स में से एक एंगल इमेज वाला एंगल है, एक एंगल हम ऑब्जेक्ट वाला एंगल कंसिडर कर रहे हैं, वहां से आपको टोटल एंगुलर मैग्निफिकेशन पता चल जाएगा। एंड देन वंस वी आर एबल टू ऑब्जर्व दैट, तो यहाँ पे जो हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन है वो है FO अपॉन FE। यहाँ पे जो हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन है उसकी वैल्यू है FO अपॉन FE। इसी में हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी होता है, क्योंकि टेलीस्कोप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि अमाउंट ऑफ लाइट जो आप स्टार से या किसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से कैप्चर कर पा रहे हो। एंड अगर हमारे पास जब लेंस यूज करते हैं हम लोग, तो ग्लास का बहुत बड़ा लेंस बनाना पॉसिबल नहीं है, ग्लास का बहुत बड़ा लेंस बनाना पॉसिबल नहीं है। हाउएवर मिरर बहुत बड़ा आप बना सकते हो, क्योंकि मिरर को आप पीछे बहुत सारी चीजों से सपोर्ट दे सकते हो। लेंस में तो आपको आर पार चीजों को दिखाना है, तो आपको ग्लास से बनाना पड़ेगा पूरा का पूरा, सो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो अगेन इन जनरल अगर हम लोग नोटिस करते हैं तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या होता है, एक बड़ा सा ऑब्जेक्टिव मिरर हम लोग रख लेते हैं, जिससे ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही है वहां पड़ती हैं, और फिर वो उनको दोबारा से रिफ्लेक्ट करा के सेकेंडरी मिरर से हम आई पीस में भेज देते हैं। अगेन इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल कैलकुलेशंस में नहीं जा रहे हैं इस चीज की, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमसे बार बार पूछा जाता है कि व्हाई इज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बेटर देन दी नॉर्मल टेलीस्कोप। तो वो रीजन उसका ये है कि एक तो इसमें क्रोमैटिक एबरेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है क्रोमैटिक एबरेशन? बिकॉज हमारे पास जो ये सरफेस होती है ऑब्जेक्टिव मिरर की, हम इसे पैराबोलिक बना लेते हैं, और पैराबोलिक सरफेसेस क्रोमैटिक एबरेशन स्फेरिकल एबरेशन अंडरगो नहीं करती हैं। स्फेरिकल एबरेशन बेसिकली होती है स्फेरिकल शेप की वजह से कुछ एबरेशन या ब्लरिंग होती है, वो कम हो जाती है, बिकॉज पैराबोलिक मिरर्स बहुत ज्यादा शार्प इमेज देते हैं। ठीक है, अगेन यू डोंट नीड टू गेट इनटू दैट थ्योरी, इट्स अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट व्हाई दे गिव अ मोर शार्प इमेज। दूसरा पॉइंट ये है, इट हैज अ लार्जर अपर्चर। ठीक है, इट हैज अ लार्जर अपर्चर। लार्जर अपर्चर का मतलब ये है कि उसका जो साइज है वो बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आप ज्यादा लाइट को कैप्चर कर सकते हो, जिसकी वजह से ज्यादा आप क्या कहते हैं ज्यादा ब्राइट इमेज बना सकते हो उस ऑब्जेक्ट की। एंड ऑब्वियसली अगर एक लेंस से कंपेयर करेंगे तो इट इज इजियर टू मैन्युफैक्चर, उसको बनाना भी ज्यादा आसान है। तो फिर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के केस में रिफ्लेक्टेड टेलीस्कोप के केस में हमारे पास काफी कॉमनली ये चीज हमने ऑब्जर्व की है, दैट इट इज अ मच बेटर काइंड ऑफ टेलीस्कोप एज कंपेयर टू द नॉर्मल टेलीस्कोप। ये तीन ही डिवाइसेस हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, जिसके बारे में हमें बात करनी है। आई होप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई आपको डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन पे प्लीज कमेंट करिए, आई विल रिप्लाई टू दोज कमेंट्स। एंड ऑल्सो आई वुड honestly request you to please like this video, share this video with everybody who needs this, everybody who's in 11th 12th whatever classes they are, they require this. And also please send this video, please subscribe to our channel to keep getting more information like this. We will talk about everything about physics, we will talk about JEE Main, we'll talk about NEET, we'll talk about JEE Advanced, we'll talk about Olympiads, and we will also talk about some interesting thing in physics in general. So if you love physics like me, then please subscribe to this channel and click on that bell notification so that you do not miss any update. Thank you so much bachcho, all the best, have a great day, thank you.